ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग जिस पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही छोटी सी पोएम है। सिर्फ 8 लाइंस की ये कविता है और लेकिन ये कविता हमें एक बहुत स्ट्रांग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देकर जाती है। इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट सभी जानते हैं, धूल या कण। स्नो मीन्स होता है बर्फ़, यानी कि बर्फ़ के कण। बेटा ये जो पोएम है, इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वांट्स टू कन्वे अस ए मैसेज। वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं दैट नेचर इज़ सफिशिएंट टू फुलफिल और टू चेंज द मूड ऑफ द पीपल इवन बाई ए सिंगल और जस्ट ए लिटिल पार्टिकल। एक छोटे से पार्टिकल, छोटे से एक अंश के द्वारा भी अपने नेचर, जो नेचुरल ब्यूटी है उसके द्वारा किसी भी तरह से पोएट किसी भी तरह से माइंड को या उसके मन को, जो है किसी व्यक्ति के मन को चेंज कर सकती है नेचर। ये जो पोएम है, द पोएम इज सेट इन ए सीन वेयर द पोएट इज इन ए बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाई ए ट्री दैट इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री सभी लोग जानते हैं। हेमलॉक ट्री एक धतूरे का पेड़ होता है। दैट इज़ ए वेरी पॉइजनस ट्री। तो पोएट जो है, ये जो पोएम है, ये एक इसका जो सीन है ये एक ऐसे पेड़ के नीचे सेट है जहाँ, जिसको हम हेमलॉक ट्री बोलते हैं, धतूरे का पेड़ बोलते हैं। ये एक पॉइजनस ट्री होता है। जब पोएट वहाँ से गुजरता है तो एक क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। तो क्या करता है, कौवा जो होता है, क्रो होता है, वो उसके ऊपर एक थोड़ा सा कुछ बर्फ़ गिरा देता है। और वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इट इज़ अननोन एज देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम। ओके, सो जो हम इस पोएम को जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो हमारा पोएट है वो एक बैड मूड में है। ही इज़ फ्रॉम ए बैड मूड टू इल हेल्थ। द पोएट वांट्स टू से दैट ही वॉज इन ए बैड मूड, बट फ्रॉम ए बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज़ नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर। वो चाहे बुरा मूड हो या बुरा स्वास्थ्य हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के द्वारा जिसका इलाज न किया जा सके। पोएट हमें यही बताना चाहता है इन 8 लाइनों की कविता में। दरअसल जो पोएट जो हमारा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, he was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted some snow upon him. The snow instantly makes him happier. तुरंत ही जो स्नो उसके ऊपर गिरती है, बर्फ गिरती है जब पोएट के ऊपर, तो वो खुश आता है। His day gets a lot better. तो इस तरह से द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर एज ए होल मेड हिम रियलाइज हाउ पेटी हिज प्रॉब्लम वॉज। द फैक्ट दैट द हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical. तो ये जो हमारी पोएम है, इस पोएम में बताया गया है जो हमारा हेमलॉक ट्री और जो क्रो है वो एक छोटे से नेचर का एक पार्ट है जो पोएट के दुखी हृदय को जो है एकदम से चेंज कर देते हैं। कभी दरअसल होता ये है, बस इतनी सी इसमें बात है कि एक छोटी सी चीज़ भी इंसान को चेंज कर सकती है, उसके माइंड को चेंज कर सकती है। और प्रकृति की गोद में हम लोगों को वो चीज़ें मिलती हैं जो हमें कहीं नहीं मिल सकती हैं। पोएट बहुत दुखी था, निराश था, लेकिन जब कौवे ने उसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ गिरा दी ना, तो पोएट इतना हैप्पी हो गया, इतना उसे अच्छा लगा कि वो अपनी समस्याओं को भूल गया। एंड देन ही रियलाइज, फिर उसने ये रियलाइज़ किया कि जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो कितनी पैटी थी, कितनी स्मॉल थी, और उसने जो अपना दिन बर्बाद कर दिया दुख के साथ में। वो कहता है द डे विच ही पास्ड और इन रिग्रेट, जो उसने दुख में अपने दिन को गुजार दिया, ही फील्स सैड फॉर दैट, ही फील्स very unhappy for that, and he says that the natural beauty and the natural activity that he experienced under the hemlock tree was really very beautiful and gave him so much happiness. उसे बहुत ज़्यादा खुशी दी। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो इस पोएम का मैसेज है वो एक सिंपल सी लाइन में है कि always always a larger significance। तो चलिए इसकी हम लोग लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करते हैं पोएम को।
वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, चलिए हम लोग इस पोएम को देखते हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, अभी हमने पढ़ा था, अब मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, इस पोएम के बारे में। डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीन होता है? बर्फ़ के कण। हम लोग क्या कहेंगे? बर्फ़ के कण। डस्ट मीन्स होता है धूल, यानी कि द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट आप जानते हैं, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर अमेरिकन पोएट हु composed his poems especially based on the rural areas, and most of his the setting of his poems is from rural life and in New England in the early 20th century. Okay, so होता क्या है? The poet is in a very bad mood, but the reason is not described here. कवि बहुत ही ख़राब उसका मूड है, उसका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कारण है इसके पीछे ये यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। बट द पोएट इज़ हैविंग ए वेरी बैड मूड। ओके, और वो एक जगह से गुजरता है वेयर देयर इज़ ए हेमलॉक ट्री, जहाँ पर एक हेमलॉक ट्री होता है, एक धतूरे का पेड़ होता है, और ये पेड़ बहुत ही जहरीला है, आप सभी जानते हैं। और ये जो पेड़ है ये चूँकि निगेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ये हेमलॉक ट्री और जो क्रो है, ये दोनों ही निगेटिव रेफरेंस में यूज़ होते हैं, नकारात्मक के लिए। लेकिन पोएट ने यहाँ पर इनको निगेटिव चीज़ों के द्वारा पॉजिटिव रहने के लिए, कि निगेटिव चीज़ें भी हमें जो पॉजिटिविटी है वो दे सकती हैं, ये पोएट ने बताना चाहा है इस पोएम में। तो देखते हैं बच्चों, पोएट पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तो तभी एक कौवे ने क्या किया कि थोड़े से अपने ऊपर जो उसको बर्फ़ वगैरह की डस्ट पड़ी होगी उसने उसको गिराया और पोएट के ऊपर वो बर्फ़ गिरती है। तो आगे क्या होता है पोएम में देखेंगे। द वे मीन्स वो तरीका, वो रास्ता, वो तरीका। एक क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने शुक डाउन माने हिलाया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कणों को। जिस तरीके से कौवे ने बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, बर्फ़ के धूल को मेरे ऊपर हिला कर गिराया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री से, यानी कि एक धतूरे के पेड़ के ऊपर से जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कणों को गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे दिल को एक ऐसी फीलिंग दी, एक ऐसी खुशी दी, ए चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे मन को बदल दिया, जिसने मेरी मनोदशा को चेंज कर दिया। मतलब when the poet was standing under the hemlock tree, or when he was passing under the hemlock tree, at the same time there was a crow which was sitting on a branch of the hemlock tree, and it shook off the snow dust which came down on the shoulder or on the head of the poet, which is not mentioned here, and it suddenly changed the mind of the poet. It suddenly changed the mood of the poet, which was full of dejection. Now it became happy and saved my some part of day, और इसने मेरे दिन के कुछ भाग को बचा लिया। आई रूट विच ही हैड डिस्ट्रॉयड इन सैडनेस, रूट मीन्स होता है रिग्रेट, यानी कि निराशा में गुजार देना, हैड रूट मीन्स निराशा में गुजार दिया, और उसने मेरे दिन के छोटे से भाग को बचा लिया जो मैंने निराशा में गुजार दिया था। सो अब पोएट ने क्या कहा है, इतनी सी पोएम है, 8 लाइनें हैं, अब फिर से हम लोग देख लेते हैं कि पोएट ने क्या बताया है। एक्चुअली द पोएट वाज पासिंग, कभी गुजर रहा था, कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री के पास से, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस जिस तरीके से एक कौवे ने बर्फ़ के टुकड़ों को हिलाकर एक धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर डाला, हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे दिल को क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को बदलने वाली फीलिंग दे दी, यानी कि मेरी मनोदशा को, जो हम निराश थे, वो निराशा को चेंज कर देने वाली मीनिंग एक फीलिंग दे दी। और फिर क्या हुआ? एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ ए डे, और इस चीज़ ने मेरे बचे हुए दिन के छोटे से भाग को क्या कर लिया? बचा लिया। आई हैड रूड, वो दिन का भाग जिसे मैं पहले बर्बाद कर चुका था, यानी कि जिस दिन को मैं हेल्ड इन रिग्रेट, विच आई हैड हेल्ड इन रिग्रेट, जो मैंने निराशा में दुखी रहकर मैंने अपने दिन को गुजार दिया, अपनी मनोदशा को ऐसी मनोदशा के साथ,
उस मनोदशा से मुझे बचा लिया, मेरे दिन को बचा लिया इस छोटी सी घटना ने, विच वॉज टोटली नेचुरल एक्टिविटी, जो पूरी तरह से एक नेचुरल एक्टिविटी थी। तो पोएट ने इसमें बताना चाहा है कि जो मदर नेचर है वो उसका एक छोटा सा भाग भी, एक छोटी सी एक्टिविटी भी देयर इज़ हमें मतलब चेंज कर सकती है, हमें एक हीलिंग पावर दे सकती है, हमारे अंदर एक हैप्पीनेस को इंक्रीज़ कर सकती है, हमारे अंदर खुशी को इंक्रीज़ कर सकती है, प्रसन्नता को बढ़ा सकती है। तो यही इसने बताना चाहा है कि देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो सॉरो और देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द मदर नेचर, जो मदर नेचर के द्वारा क्योर ना की जा सके। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम रही हो तो आप लोग मुझे बताएंगे और उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।